हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। और आज की हमारी क्लास रहेगी बाबर भाग 2 यानी कि मुग़ल भाग 2। भाग 1 को हमने पढ़ा दिया है, बहुत अच्छी तरह से पढ़ा था। और हमने पानीपत के युद्ध में दोनों खिलाड़ियों को यानी कि इधर से बाबर और इधर राणा सांगा को छोड़ दिया था। हमने कहा था कि अगले वीडियो में हम पानीपत के युद्ध को स्टार्ट करेंगे। और सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और सभी एग्ज़ाम की तैयारी, जैसा कि आप आरपीएससी, यूपीएससी प्री और आपके एमपीपीएससी और मध्य प्रदेश की व्यापम की सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए जहां पर हिस्ट्री आती है, उन सभी के लिए काम का है, यानी कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काम की है। दोस्तों, मैं आप इससे एक ही बात कहूँगा कि अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा हो तो वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दूंगा। आप पहले उसको देख लेना, और इसको भी देखना चाहो तो इसको भी देख लेना, लेकिन पहले उसको देखोगे तो थोड़ा अच्छे समझ में आएगा, लिंक बन जाएगी कहानी की। हम उस टाइम पे हमने कहा था कि हम पानीपत के मैदान से आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर पानीपत का युद्ध करवाएंगे। उसके बाद बाबर के सारे युद्ध हो गए बैक टू बैक। चलिए दोस्तों, करते हैं स्टार्ट। और दोस्तों, काफ़ी बच्चों के अच्छा रिस्पांस भी आया, कुछ लोगों का ऐसे आया, तो थोड़ा सा रिस्पांस अगर ठीक ठाक मिलेगा तो मैं आपका पूरा मेडाइवल हिस्ट्री करवा दूंगा, लेकिन थोड़ा सा रिस्पांस आपका अच्छा खासा होना चाहिए। देखिए दोस्तों, मुगल काल का भाग नंबर 2 यानी कि बाबर पढ़ रहे थे। बाबर में 1526 से लेकर बाबर का शासनकाल चलता है 1530 तक। पानीपत का पहला युद्ध, यहाँ दिख नहीं रहा होगा आपको, थोड़ा सा लाइट की प्रॉब्लम की वजह से शायद यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा होगा। ये पानीपत का पहला युद्ध लड़ा जाएगा, पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का फर्स्ट युद्ध, यानी कि ये पानीपत का पहला युद्ध है। पानीपत का पहला युद्ध हुआ था दोस्तों 21 अप्रैल 1526 को। पानीपत का पहला युद्ध 21 अप्रैल 1526 को होता है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। कहते हैं कि बाबर को आशा थी कि राणा सांगा साथ देने के लिए आएगा, क्योंकि राणा सांगा को इसने प्रलोभन दिया था 1/2 का, यानी कि आधा भारत उसका और आधा भारत इसका। लेकिन कहते हैं कि राणा सांगा अपने दरबार में जाकर बोलता है कि एक आदमी आएगा बाबर नाम का, उसका हमें साथ देना है, क्योंकि उसका आधा भारत वो रखेगा और आधा हमको देगा। ऐसा इनके बीच में हुआ था। लेकिन कहते हैं कि दरबार में जाने के बाद राणा सांगा के दरबारी लोग बोलते हैं कि नहीं, ऐसा हम नहीं करेंगे, आप भारत दे भी तो रहे हैं और तो अपन ने तो ऑलरेडी इस इब्राहिम लोदी को हरा रखा है, तो फिर हम इसका साथ क्यों दें? हम डायरेक्ट अरे राणा तू बोल तो सही, हम डायरेक्ट इसको हराएंगे, क्योंकि पहले भी हरा चुके हम तो भाई 1518 में और 1517 में खातौली के युद्ध में और धौलपुर के युद्ध में हमने हरा चुका है इसको, तो फिर तू बोल तो सही, तो इस बाबर के चक्कर में क्यों पड़ रहा? तो कहते हैं कि राणा सांगा तो ना तो उत्तर दिया बाबर को। अब बाबर बेचारा इंतजार कर रहा है, क्योंकि इस आदमी के पास तो 5 लाख सैनिक है। कितने लाख है? 5 लाख सैनिक है इब्राहिम लोदी के पास, जिसमें से 3 लाख तो पैदल सैनिक और 2 लाख सवार। कहते हैं कि इतने सैनिक, 5 लाख की सेना है और इसके पास मात्र कितनी है? 20,000 सैनिक है इसके पास। कितने हैं? 20,000। तो कहते हैं कि बाबर को विश्वास था कि आएगा। अब देखो क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। पानीपत के मैदान में युद्ध की तैयारियां चल रही है और बाबर जनवरी में ही यहाँ पर आ गया था, जबकि अप्रैल में ये युद्ध होना था। बाबर अपना डेरा डालता है पानीपत के मैदानों में, खाइया खुदवाता है, झंडे लगवाता है और ये निमंत्रण दे देता है किसको? इब्राहिम लोदी को। और निमंत्रण यानी कि युद्ध की जो तारीख फिक्स होती है वो क्या होती है? 21 अप्रैल 1526 की तारीख फिक्स होती है। अब बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में युद्ध होगा। कहते हैं कि बाबर जिस दिन 21 अप्रैल की घटना ये थी कि सुबह सुबह का समय था, इब्राहिम लोदी की सेना उधर से आ रही थी। पानीपत के मैदानों में बाबर झांक झांक के देख रहा है इब्राहिम लोदी की सेना को। देखकर बाबर तो एकदम चकित हो गया। अब बाबर को ये लग रहा था कि राणा सांगा भी तो आएगा मेरा, भाई मेरा राणा सांगा भी आएगा, मैंने तो उसको बुलाया है और उसने हाँ भी बोला है, वो भी सेना लेकर आएगा। तो कहते हैं कि झांक झांक के ऊंचे ऊंचे पैर करके बाबर देख रहा था किसको? राणा सांगा को। बोले कभी राणा भी तो आएगा। परंतु उल्लेख मिलता है कि इब्राहिम लोदी की सेना ने हल्ला बोल दिया और इब्राहिम लोदी की सेना पानीपत के मैदान में जाती है। तब बाबर को लगता है कि बोले राणा ने तो धोखा दे दिया, राणा अब नहीं आएगा, क्योंकि राणा आता तो आ जाता टाइम से, अब ये कोई टाइम है आने का। बाबर को लगा रहे, बोले अब तो गए काम से। लेकिन बाबर को विश्वास ये था कि मेरे पास 2 तोपची है, और तोपची का आपको पता होना चाहिए नाम। 2 तोपची है जिनके प्रमुख कलाकार, एक का नाम था क्या? मुस्तफ़ा अली, और एक का नाम था उस्ताद अली। तो मुस्तफ़ा अली
और एक का नाम था उस्ताद अली। ये दो थे इसके पास बड़े तोपची, और उस्ताद अली, ये दो इसके पास क्या थे, तोपची थे। इन्हीं तोपची ने कहते हैं कि इस युद्ध को जिताया था। अब हमें देखना यह है कि 5 लाख की सेना भारी पड़ती है या फिर बाबर की 20 लाख की सेना भारी पड़ती है। अब उल्लेख मिलता है कि इब्राहिम लोदी की 5 लाख की सेना भारी पड़ती है या फिर बाबर की 20,000 की सेना भारी पड़ती है। देखना यह है, कहते हैं कि 5 लाख सेना थी, इसमें से कुछ पैदल सैनिक थे 3 लाख और 2 लाख सवार सैनिक, 3 लाख पैदल और 2 लाख सवार सैनिक थे इसमें। अब इसमें क्या होता है कि इसमें घोड़े हाथी सब आए थे इब्राहिम लोदी की सेना में। कहते हैं कि बाबर ने यहाँ पर देखते ही देखते यहाँ पर युद्ध को पलट दिया, और 5 लाख की सेना पर 20,000 सैनिक कैसे भारी पड़ते हैं वो ध्यान दीजिएगा आप लोग। कहते हैं कि बाबर ने पहली बार भारत के अंदर तोपों का यहाँ पर युद्धों में प्रयोग करवाया था, और यहाँ पर जब तोपें चली तो इन्हीं तोपों की आवाज़ सुनी किसने, हाथी ने और घोड़ों ने। कहते हैं कि हाथी और घोड़ों ने पहली बार तोपों की आवाज़ सुनी। कहते हैं कि हाथी और घोड़े तो धूम मचा के भागे, और कहते हैं कि हाथी और घोड़े की वजह से, यानी कि हाथी और घोड़े की वजह से बीच में ही पूरी सेना कुचल जाती है और तितर बितर हो गई सेना पूरी इब्राहिम लोदी की। कहते हैं कि बाबर ने इस इब्राहिम लोदी को यहाँ पर पकड़ के मार दिया था और इब्राहिम लोदी का यहाँ पर अंत हो जाता है। इस प्रकार पानीपत का पहला युद्ध बाबर आसानी से जीत लेता है। और यहाँ पर हाथी घोड़े के भागने से, यानी कि तोपों की आवाज़ सुनी किसने, हाथी घोड़ों ने पहली बार, और यहाँ से हाथी घोड़े भागते पीछे की ओर। तो कहते हैं कि जो पैदल सेना थी उसके ऊपर चढ़ गए क्या, हाथी घोड़े, और इस प्रकार बाबर ये पहला युद्ध जीत लेता है। पानीपत का पहला युद्ध देखते ही देखते बाबर जीत लेता है। और अब आगे की कहानी सुनना ध्यान से। अब आगे क्या होता है, कहते हैं कि यहाँ पर अब बाबर इस युद्ध को जीतने के पश्चात बाबर को अपने आप पर थोड़ा सा गर्व महसूस होता है, और बाबर को यह लगता है कि मैंने एक दिल्ली के बादशाह को हरा दिया है। अब बाबर को इतने अपने आप पे गर्व होता है। तब बाबर जब गर्व हो जाता है तो बाबर कहते हैं बाबर काबुल के अंदर चांदी के सिक्के बंटवाता है। क्या बंटवाता है, चांदी के सिक्के बंटवाता है। और याद रखिएगा इसी कारण बाबर को एक उपाधि भी दी जाती है जिसका नाम है कलंदर। कौन सी उपाधि है, कलंदर। याद रखिएगा बाबर को कलंदर की उपाधि कब दी जाती है, जब वो पानीपत का पहला युद्ध जीतता है। उसके बाद जब वो काबुल में क्या बंटवाता है, चांदी के सिक्के बंटवाता है, और उसी के बाद में जो है बाबर को यहाँ पर कलंदर की उपाधि दी जाती है। ये प्रश्न जब आप अच्छी लेवल के एग्ज़ाम देते हैं तब आते हैं, एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि वैसे बेसिक एग्जाम में तो ये आता है कि बताइए बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की थी, निम्नलिखित में से बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की, है ना। तो याद रखिएगा उसमें कलंदर आ जाएगा। लेकिन प्रश्न जब अच्छा लेवल का आएगा तो पूछेगा कि बाबर ने कलंदर की उपाधि कब धारण की थी, तो पानीपत के युद्ध को जीतने के बाद। ठीक है ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आप आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब ध्यान देना आगे कहानी क्या है, आगे कहानी सुनना ध्यान से। यहां पर उल्लेख मिलता है कि बाबर अब क्या करता है, अब यहां पर राणा सांगा जो है उससे बदला लेने की कोशिश करेगा, क्योंकि पानीपत का मैदान तो इसने युद्ध तो जीत लिया, लेकिन राणा ने इसको धोखा दिया था। उस धोखे का बदला कहीं ना कहीं बाबर अब लेने का प्रयास करेगा। अब मान लो धोखा अगर किसी ने दिया है तो हम डायरेक्ट उसको बोल तो नहीं दे सकते हैं ना कि तूने मुझे धोखा दिया, मैं तेरे से बदला लूँगा, ऐसा तो बोल नहीं सकते। तो कहीं ना कहीं बहाना निकालना पड़ता है। तो वैसे ही बाबर ने भी बहाना निकाला, किससे, बदला लेने का, राणा सांगा से। उल्लेख मिलता है कि बाबर पानीपत के मैदान में इनके युद्ध को जीतने के पश्चात बाबर धीरे धीरे आता है, दिल्ली पर अधिकार जमाता है, और दिल्ली पर अधिकार जमाते जमाते बाबर आगरा पर भी अधिकार जमा लेता है। क्योंकि आप सभी को पता होगा आगरा और दिल्ली दोनों ही राजधानियाँ किसकी थी, इब्राहिम लोदी की थी। अब इब्राहिम लोदी को हराने के पश्चात दोनों राजधानियों पर कब्जा किसका होगा, बाबर का होगा। तब उल्लेख मिलता है कि यहाँ पर आगरा और मालवा के बीच में एक नदी पड़ती है। इस नदी का नाम था पीलियाखार की नदी। अब देखिए बाबर क्या बहाना निकालता है, पीलियाखार नदी। उल्लेख मिलता है कि राणा सांगा ने 1519 के अंदर एक समझौता करके ये पीलियाखार नदी को अपने अंडर में ले लिया था। यानी कि पीलियाखार वाली जो नदी थी, ये वाला क्षेत्र किसके पास था,
राणा सांगा के पास था। अभी आगरा के नज़दीक पड़ रहा था। तब बाबर मुद्दा उठाता है और बोलता है कि देख राणा, ये जो पीलिया खार वाला जो कब्जा है ना, ये पूरा का पूरा आगरा में आ रहा है, अर्थात ये वाला कब्जा मेरे अंडर में आएगा, तू ये वाला ही क्षेत्र खाली कर दे यहाँ से, और खाली नहीं करे तो युद्ध लड़ मेरे साथ। क्या बोलता है बाबर? बाबर ये बोलता है कि पीलिया खार वाली नदी जो है ये इलाका मेरा है, मेरे कब्जे में। जबकि 1519 में समझौते के तहत ये मालवा का पीलिया खार वाली नदी किसके अंडर में आती थी? राणा सांगा के। लेकिन बाबर बोलता है कि नहीं, ये तो मेरे अंडर में है, और अगर नहीं दे तो युद्ध लड़। तब राणा सांगा भी बहुत बड़ी तोप थी उस समय, राणा सांगा भी बहुत बड़ा नाम था। तब राणा सांगा ने कहा कि बोले ठीक है, किस्मत में भी आजमा ही लेता हूँ। और बाबर यहाँ पर राणा सांगा किस्मत आजमाते हुए यह भी कर देता है, युद्ध की घोषणा कर देता है कि चलो ठीक है, मैं तेरे साथ युद्ध लड़ने के लिए तैयार हूँ। तब उल्लेख मिलता है कि यहाँ पर क्या होता है, अब युद्ध होगा किस किस के बीच में? एक मिनट। अब युद्ध होता है बाबर और राणा सांगा के बीच में। अब युद्ध होगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। कहते हैं कि यहाँ पर राजस्थान के भरतपुर जिला पड़ता है, भरतपुर जिला, और उसी में एक जगह पड़ती है बयाना। राजस्थान के बयाना जगह पड़ती है भरतपुर जिले में। कहते हैं कि राजस्थान के भरतपुर जिले के बयाना में और यहाँ पर एक युद्ध होता है। कहते हैं कि एक तरफ राणा सांगा था और अभी बाबर नहीं आएगा। बाबर ने भेजा अपना सेनापति किसको? मेदिनी राय ख्वाजा। बाबर नहीं आया अभी कौन आया? उसका सेनापति आया और लड़ने के लिए आया। कहते हैं कि बाबर ने इसमें तोप कुछ नहीं भेजा था, यहाँ पर केवल मेदिनी राय और उसकी सेना को भेज दिया था। तो राणा सांगा और मेदिनी राय ख्वाजा के बीच में क्या होता है? युद्ध होता है, और इस युद्ध का नाम था बयाना का युद्ध। बयाना का युद्ध इतिहास प्रसिद्ध युद्ध 16 फरवरी सन 1527 को संपन्न होता है। बयाना का युद्ध राणा सांगा और मेदिनी राय ख्वाजा के बीच में होता है। कहते हैं कि राणा सांगा उस समय की बहुत बड़ी तोप थी। कहते हैं कि राणा सांगा इतनी बड़ी तोप थी कि इसके साथ में 7 तो राजा, 9 राव और 104 सरदार इसके आसपास झंडा लेके खड़े रहते थे, ऐसा माना जाता है। तो याद रखिएगा, राणा सांगा जो था, इस राणा सांगा ने प्रहार किया राणा सांगा की सेना ने, और कहते हैं कि यहाँ पर उल्लेख मिलता है कि यहाँ पर प्रहार किया, और यहाँ पर मेदिनी राय ख्वाजा परास्त हो जाता है बुरी तरह से, और परास्त होकर यह भागने लगता है और भाग के जाता है किसके पास? बाबर के पास। तब उल्लेख मिलता है कि राणा सांगा की सेना पहली बार बाबर के साथ युद्ध लड़ने गई थी। तब राणा सांगा की सेना बड़ी खुश होती है और अपने आप पे गर्व होता है, और राणा सांगा की सेना एक यहाँ पर नारा देती है, तैमूर भाग गया, तैमूर भाग गया। क्या नारा देती है? ये सेना देती है कि तैमूर भाग गया, तैमूर भाग गया, क्योंकि बाबर भी तैमूरों की 5वीं पीढ़ी का वंशज माना जाता है। और यहाँ पर नारा देती है क्या ये? और तैमूर भाग गया, तैमूर भाग गया। राणा सांगा की सेना में बड़ा उत्साह था, क्योंकि उन्होंने एक विदेशी व्यक्ति को हराया था बाबर के, क्योंकि उनको तो यही लग रहा था ना कि बाबर को हराया हमने, तो भले बाबर नहीं आया लेकिन बाबर का सेनापति आया। लेकिन राणा सांगा की सेना को तो लग रहा था कि हमने किसको हरा दिया? बाबर को हरा दिया। अब क्या होता है कि राणा सांगा की सेना में बड़ी जश्न की लहर थी, और राणा सांगा की सेना जश्न मनाती है, और यही जश्न इनकी बर्बादी का कारण बनता है। यही जश्न इनकी बर्बादी का क्या बनता है? कारण बन जाता है। अब ध्यान देना दोस्तों, आगे कहते हैं कि अब बाबर आएगा। अब बाबर वो उधर पहुंच गया, मेदिनी राय ख्वाजा बाबर के पास, और बाबर को जाके सारा समाचार सुनाया, बोले मरवाया था आज तो बाबर तूने। कहते हैं कि यहाँ पर राणा सांगा की सेना बड़ी जश्न मना रही है, और दिल्ली को अब जीतने का ऐसा लग रहा था कि दिल्ली बस कुछ ही दूर है, अब दिल्ली को तो जीतना ही है। अब यहाँ पर उल्लेख मिलता है कि बाबर युद्ध के लिए तैयार होता है, और राजस्थान के भरतपुर जिले में एक जगह पड़ती है खानवा, बयाना के आगे पड़ती है थोड़ी सी, याद रखना। राजस्थान के भरतपुर जिले के रूपवास तहसील में पड़ता है खानवा।
बयाना के पास में राजस्थान के भरतपुर के रूपवास तहसील में खानवा पड़ता है और खानवा में हुआ था कौन सा युद्ध? खानवा का युद्ध। इतिहास प्रसिद्ध खानवा का युद्ध भी बड़ा फेमस युद्ध रहा। खानवा का युद्ध भी कैसा युद्ध रहा? बड़ा फेमस युद्ध रहा। खानवा का युद्ध हुआ था 17 मार्च सन 1527 को खानवा का युद्ध संपन्न होता है। खानवा के युद्ध में ध्यान दीजिएगा, बड़ा फेमस युद्ध रहा था ये। अब उल्लेख मिलता है दोस्तों खानवा का युद्ध कब हुआ था, तो सुनना बात ध्यान से। एक तरफ यहाँ पर अब जो है डायरेक्ट सामना होगा किसके साथ? बाबर के और राणा सांगा के बीच में। इधर आपका राणा सांगा है और एक तरफ बाबर है। अब बाबर यहाँ पर तोपों का प्रयोग भी करेगा। बाबर अपने तोपची भी लाएगा। बाबर के 2 तोपची बड़े फेमस, बाबर के 2 तोपची थे। एक का नाम था मुस्तफ़ा अली और एक का नाम था उस्ताद अली। बाबर के 2 प्रमुख तोपची थे। राणा सांगा के मैंने कहा था ना आपको भी कि 7 तो बड़े राजा, 7 राजा, 9 राव, 104 सरदार। कहते हैं कि राणा सांगा के आसपास झंडा लेके खड़े होते हैं, आसपास चलते थे। जब राणा सांगा चलता था तो इतने चलते थे साथ में। उल्लेख मिलता है कि राणा सांगा ने एक प्रवर्त जारी किया, यानी कि आमंत्रण दिया सभी को, और आमंत्रण में सभी को बुलाया। सभी राजपूत राजाओं को आमंत्रित किया। कुछ मुस्लिम राजा थे उनको भी आमंत्रित किया, है ना। तो सभी को इसने आमंत्रित किया किसके खिलाफ लड़ने के लिए? बाबर के खिलाफ। अब ध्यान दीजिएगा इसमें कौन कौन आया था कौन नहीं आया था वो भी देखना हमें। बहुत सारे आए थे, जैसे कि सबसे पहले राणा ने बुलाया था चंदेरी के राजा मेदिनी राय को। चंदेरी के राजा मेदिनी राय को बुलाया था। दूसरा इब्राहिम लोदी का भाई महमूद लोदी जो कि दिल्ली से था, महमूद लोदी भी इसमें आया था। इसके बाद में मेवाड़ का शासक राव गांगा और राव गांगा का लड़का मालदेव गांगा या मालदेव जो कि मेवाड़ से था। इसके बाद में बीकानेर का शासक, उस समय का बीकानेर का शासक कल्याण सिंह। इसके बाद में आमेर का शासक पृथ्वीराज, ये भी आया था, पृथ्वीराज। इसके बाद में सिरोही का शासक आखेराज, ये भी आया था। इसके बाद में अशोक परमार, ये भी आया था। इस प्रकार से बहुत सारा है। उसके बाद में एक और आया था झाला, राजपूत सरदार झाला अज्जा। इसके बाद में और भी आए थे जैसे कि सलहदी तवर। इस प्रकार ये भी एक राजपूत सरदार था। मेदिनी राय, महमूद लोदी, राव गंगा, मालदेव इसका लड़का था। बीकानेर से कल्याण सिंह, आमेर से पृथ्वी सिंह, सिरोही से अखेराज, अशोक परमार, झाला अज्जा और सिलहदी तवर। इस प्रकार से राणा सांगा के ये राजपूत सैनिक, और इसमें कुछ मुस्लिम भी थे जैसे कि एक तो ये थे और एक मेवाती भी थे। तो मेवात जी इसमें लिख नहीं पाया मैं, तो याद रखना मेवात जी भी थे, एक मेवात करके, वो भी मुस्लिम थे, और महमूद लोदी भी थे। कहते हैं कि यहाँ पर मेदिनी राय अशोक चंदेरी से थे, और एक और था नरबर हाड़ा जो कि राणा सांगा का ससुर था। नरबदहाड़ा 10वां नंबर का नरबद हाड़ा। क्लियर सभी का? इस प्रकार से राणा सांगा के ये सैनिक थे, यानी कि राजपूत सरदार थे, और अपनी अपनी रियासतों के राजा हुआ करते थे उस समय। ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है, अब बाबर और इनके बीच में युद्ध होता है। कहते हैं कि एक बार राणा सांगा भी बाबर की सेना को देखकर और बाबर के अस्त्र शस्त्र को देखकर राणा सांगा भी चकित हो गया था। अब खानवा का अचानक युद्ध होता है, क्योंकि राणा सांगा की सेना तो जश्न मना रही थी दिल्ली जीतने की, और अचानक लेटर आता है और अचानक बाबर बोलता है कि आ जाओ खानवा के मैदान में, देखते हैं जोर है किसमें बाजुए कातिल में है ना। तो कहते हैं कि यहाँ पर बाबर बोलता है राणा सांगा को, और राणा सांगा को आमंत्रित करता है खानवा के मैदान में।
खानवा का जो युद्ध हुआ था, इतिहास प्रसिद्ध युद्ध, जो कि आपका 17 मार्च 1527 में संपन्न हुआ था। इस खानवा के मैदान में क्या होता है, आप ध्यान देना। आप दोस्तों ध्यान देना, खानवा का मैदान में युद्ध प्रारंभ होता है। एक तरफ बाबर की सेना है और दूसरी तरफ राणा सांगा की सेना है। राणा सांगा के सारे राजपूत सरदार और उनकी सेनाएं भी इसमें लगी हुई है। नर्मदाहाड़ा जो कि राणा का ससुर था, और मेदिनी राय जो कि अशोकनगर के चंदेरी का शासक हुआ करता था उस समय। ध्यान देना, अब यहाँ पर क्या होता है कि राणा सांगा के सामने बाबर की सेना, और इधर ऐसा लग रहा था कुछ समय के लिए तो कि राणा सांगा देखते ही देखते कुछ ही समय में बाबर को परास्त करके इसकी सेना को यहाँ से भगा देगा। लेकिन देखते ही देखते बाबर ने अपनी कूटनीति का प्रयोग करते करते युद्ध मैदान में ही कुछ इस राणा के विश्वासघाती लोगों को अपने अंडर में कर लिया। जैसे कि उदाहरण के तौर पे ये सिलहदी तंवर, कहते हैं कि देखते ही देखते युद्ध मैदान में ही बाबर ने राणा सांगा के कुछ सैनिकों को, कुछ राजपूत सैनिकों, कुछ सरदारों को अपने अंडर में कर लिया। अब इसी कारण, यही कारण हुआ कि कुछ ये चले गए इधर प्रलोभन के इसमें, और कुछ इधर जाने के बाद कहते हैं कि राणा सांगा में ही राजपूत सैनिकों में ही क्या हो जाती है, फूट पड़ जाती है। और जब फूट पड़ जाती है तो निश्चित तौर पे युद्ध हारना ही है। कहते हैं कि देखते ही देखते राणा सांगा जीतने वाला था, लेकिन देखते ही देखते जब इसके सैनिक इधर जाने लगे, राजपूत सरदार इधर मिलने लगे, तो कहते हैं कि जब आपसी में फूट पड़ गई तो युद्ध हारने में कोई देरी नहीं हुई। और उल्लेख मिलता है कि यहाँ पर बाबर ने तोपों का प्रयोग करवाया, बड़ी मात्रा में तोपें चली। कहते हैं कि यहाँ पर सांगा घायल होता है, और जब राणा सांगा घायल हो जाता है तब युद्ध मैदान से इस राणा सांगा को इसका सबसे वफादार सैनिक, जिसका नाम है झाला अज्जा, ये झाला अज्जा इसको युद्ध मैदान से घायल, जो राणा सांगा घायल हुआ था, इसको युद्ध मैदान से बाहर करता है और बाहर ले जाता है कहाँ पर, बसवा में। और बसवा पड़ता है दौसा में। याद रखना, बसवा दौसा ले जाता है कौन, झाला अज्जा। ये प्रश्न भी एग्जाम आ चुका है, आरपीएससी के अंदर पूछा भी गया है कि बताइएगा निम्नलिखित में से बताइएगा, राणा सांगा को खानवा के मैदान में जब राणा सांगा पूर्णतः घायल हो चुके थे तो युद्ध मैदान में से किस सैनिक ने या किस राजपूत सरदार ने उनको बाहर किया था। तो याद रखना वो आपका राइट आंसर होगा क्या, झाला अज्जा। झाला अज्जा ही राणा सांगा को युद्ध मैदान से बाहर लेके गए थे। अब ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पर उल्लेख मिलता है कि राणा सांगा घायल थे, लेकिन बोलते गए और कहा कि देख अपनी राजपूतों की आन को बचाए रखना। झाला अज्जा को बोलते हैं कौन, राणा सांगा बोलते हैं कि देख राजपूत की आन बान शान को बचाए रखना, कहीं नाक न कट जाए, और ऐसी जिम्मेदारी देते हैं किसको, झाला अज्जा को। राणा सांगा झाला अज्जा को बोलते हैं, और अब झाला अज्जा युद्ध मैदान में आता है और नेतृत्व करने लगता है राणा सांगा का। कहते हैं कि राणा सांगा का मुकुट पहन लेता है और घोड़े पर बैठकर खुद युद्ध लड़ता है कौन, झाला अज्जा। अब झाला अज्जा जब युद्ध लड़ रहा है तो कहते हैं कि बाबर को पता चलता है अचानक, और झाला अज्जा को जब देखता है बाबर, तो बाबर जब झाला अज्जा को देखता है तो यहाँ पर बाबर आक्रमण करता है किसके ऊपर, झाला अज्जा के ऊपर, और झाला अज्जा पर आक्रमण करता है और झाला अज्जा की काट देता है क्या, गर्दन। झाला अज्जा की तलवार से गर्दन काटता है कौन, बाबर। और जैसे ही बाबर ने तलवार से उसकी गर्दन काटी, वैसे ही बाबर को डाउट हो गया, बोले यार इतनी आसानी से तो मरने वाला व्यक्ति तो नहीं था ये, एक ही वार में और आसानी से कैसे मर गया। तो कहते हैं कि बाबर को शक हुआ और बाबर को ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तब बाबर घोड़े से उतरता है, उतर के चेक करता है वो कटी हुई मुंडी को, और मुंडी को उठाकर देखता है, और देखा तो उसमें तो सांगा तो नहीं है, उसमें पता चलता है कि झाला अज्जा है। और झाले अज्जे की गर्दन कटी हुई थी, कटी हुई मुंडी को देखता है बाबर, और बाबर आवाज़ देता है कि सांगा तो कभी का युद्ध मैदान छोड़कर भाग गया। बाबर कहता है कि मुझे अब लगता है कि राजपूत के सभी सरदारों की गर्दन काटकर युद्ध मैदान में दीवार चुनवा देना चाहिए। और बाबर यहाँ पर बहुत भारी मात्रा में विनाश करता है, और इस प्रकार से देखते ही देखते यह युद्ध जो है, क्योंकि राणा सांगा और झाला अज्जा के बाद में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो अच्छे से नेतृत्व कर सके, सारे ऐसे ही थे। तो कहते हैं कि देखते ही देखते ये पूरा का पूरा युद्ध हार जाते हैं, और इस प्रकार से खानवा के युद्ध भी बाबर अपने पक्ष में कर लेता है, और बाबर यहाँ पर अब जीत जाता है। और जीतने के बाद बाबर कहता है कि बोले
अब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बाबर को पहले से ज़्यादा भी गर्व होता है, बाबर अपने आप को सर्वोच्च समझ लेता है और बाबर यहाँ पर बोलता है कि भैया अब मैं सर्वोच्च हूँ, क्योंकि मुझे, अब बाबर को तो लग रहा था ना, बोले यार मैंने इब्राहिम लोदी को हरा दिया, उसके बाद में राणा सांगा जो कि बहुत बड़ी तोप थी पहले, और इसने इब्राहिम लोदी को हराया था राणा सांगा ने, अब मैंने उसको ही हरा दिया। तो बाबर को बहुत बड़ा गर्व होता है और बाबर बोलता है कि बोले मैं गाजी बादशाह। तो बाबर यहाँ पर एक उपाधि धारण करता है, गाजी बादशाह। तो खानवा के युद्ध के बाद में बाबर यहाँ पर एक उपाधि धारण कर लेता है, बोले मैं तो सर्वोपरि हूँ, तो मैं गाजी बादशाह। तो गाजी बादशाह की उपाधि धारण करता है कौन? बाबर, बादशाह, गाजी बादशाह की उपाधि धारण